बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 6 साइंस, इसके चैप्टर नंबर 6 एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स को इस वीडियो में अच्छी तरह से सीखेंगे, समझेंगे। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा बाकी तमाम वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्ले लिस्ट का, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। आपके पास सबसे पहले समझते हैं मैटर्स क्या होते हैं। तो हमने पिछले चैप्टर में सीखा था कि मैटर्स का मतलब क्या होते हैं। हर वो चीज़ जिसका मास हो, मतलब वेट हो, तो मास और वेट में थोड़ा सा फर्क है, वो आगे आप सीखेंगे भी। तो मास हो, वेट हो और वो एक ख़ास जगह को कवर कर रहे हो, जैसे कि ऑक्युपाई स्पेस कहा था ना हमने, तो उसे कहा जाता है मैटर। समझ गए? तो ये चीज़ आपने याद रखना है, इसकी बात आगे सीखेंगे। तो मैटर्स में अगर हम देखेंगे तो जितने भी चीज़ें हैं ना, जो पूरी कायनात में आप देख सकते हैं, हर जो आपको नज़र आने वाली चीज़ है उसे मैटर ही कहा जाता है। तो अगर हम किसी एक चीज़ को लेके उसको डिवाइड करते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, तकसीम करते जाएंगे, तो हमें एक लास्ट में एक पार्टिकल्स मिलेंगे, एक बहुत ही छोटा एक चीज़ मिलेंगे जिसे कहा जाता है एटम। समझ गए? तो एटम की जो साइज़ है वो कितना है, उसके लिए अगर मैं यहाँ पे समझाना चाहूँ तो एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक नुक्ता इस तरह लगाओ ना, ये जो नुक्ता है, इस स्याही के अंदर यही कोई 10 लाख से भी ज़्यादा एटम्स होते हैं। इस छोटा सा जो नुक्ता है जो आपको नज़र आ रहे हैं, इस एरिया में जो इस स्याही है ना, उसके अंदर 10 लाख से भी ज़्यादा एटम्स हो सकते हैं। ठीक, मतलब हमने इसको बहुत ही छोटे टुकड़ों में तकसीम करने के बाद उसका एक जो पार्ट है उसके बारे में हमने सीखना है, समझना है, और उसी के हिसाब से आगे भी सीखेंगे। ठीक, तो आपने ये याद रखना है कि उसे क्या कहा जाता है, एटम कहा जाता है। तो एटम का मतलब होते हैं स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए मैटर। समझ गए? तो एटम का मतलब क्या हुआ, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को कहा जाता है, जो कि हमने पिछले चैप्टर में सीखा था कि पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो पार्टिकल्स को भी अगर हम बहुत ही छोटे टुकड़ों में तकसीम करेंगे ना, तो वो जो एक छोटा सा जो हिस्सा है वो होते हैं आपके पास एटम। समझ गए? तो हमने इस पूरे चैप्टर में एटम के बाद एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स, ये 3 चीज़ें अच्छी तरह से समझना है। तो यकीनी बात है आपको पूरा जो चैप्टर है वो बहुत ही इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक, तो वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। तो पहले समझते हैं एटम्स को, जो कि अगर आप देखेंगे तो हर जो छोटा सा एक ज़र्रा है ना, बहुत ही छोटा जो है, जिसे आप अपने आँखों से, आम आँखों से हम नहीं देख सकते, उसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी। एक बहुत ही जदीद जो किस्म का एडवांस जो माइक्रोस्कोप है उसकी ज़रूरत होगी। उसकी मदद से ही आप एटम को देख सकते हैं, नहीं तो आप अपने आँखों से नहीं देख सकते। ठीक, तो उसके भी कई तरह के एटम्स हो सकते हैं, एक ही तरह के एटम नहीं होते। तो उसमें आपको, आपके पास जो पीरियोडिक टेबल था पिछले चैप्टर में, उसमें हमने देखा था कि हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम था ना, तो ये जो है इनको कहा जाता है एटम। लेकिन एक तरह के एटम्स नहीं होते। हाइड्रोजन एटम्स एक अलग एटम है, ऑक्सीजन का अलग एटम हो सकते हैं, क्लोरीन का अलग एक एटम हो सकते हैं, है ना। तो इस तरह के मुख्तलिफ एटम्स हो सकते हैं। तो इस एटम को भी हम मज़ीद क्लास 7 में अच्छी तरह से सीखेंगे। तो उसको भी किस तरह से हाइड्रोजन ये एटम है, ये क्यों ऑक्सीजन एटम है, ये आप आगे सीखेंगे। तो आपने यहाँ पे याद रखना है कि ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये एक ऑक्सीजन एटम होंगे, है ना। तो ये अलग अलग तरह के एटम्स हो सकते हैं। समझ गए? क्लोरीन जितने भी आपके पास दिया हुआ है, अगर एक एटम हो तो इसका मतलब H ही होंगे, अगर 10 एटम को ज्वाइन करेंगे तो H10 होंगे। तो इस तरह से हो सकते हैं। तो आपने यहाँ पे याद रखना है अलग अलग एटम्स भी हो सकते हैं, अलग अलग किस्म के एटम्स होंगे। तो यकीनन एटम्स से ही बाकी जो 2 चीज़ें हैं वो हमें मिलते हैं। पहला है आपके पास एलिमेंट्स और दूसरा है आपके पास मॉलिक्यूल्स। तो एलिमेंट का मतलब क्या है? एलिमेंट्स का मतलब होते हैं, अगर इस तरह के जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये हाइड्रोजन एटम है, ये ऑक्सीजन एटम है, और इसी तरह कार्बन के अलग एटम होंगे ना। तो कोई भी चीज़ जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बने हुए हो तो उसे कहा जाता है एलिमेंट्स। समझ गए? जैसे कि आपके बुक में जो दिया हुआ है, गोल्ड कहा है और इसी तरह सिल्वर कहा है। तो अगर हम इसको ना तोड़ते जाएंगे, अगर तकसीम करते जाएंगे, तो लास्ट में हमें एक जो
जो टुकड़ा मिलेंगे वो गोल्ड एटम ही मिलेंगे, कोई और चीज़ नहीं मिलेंगे। एक ही तरह के एटम आपको मिलेंगे इसके अंदर, इसके अलावा नए अलग तरह का एक और एटम नहीं मिलेंगे। तो हर वो चीज़ जो सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलकर बने हुए हो तो उसको कहा जाता है एलिमेंट्स। जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर हो गए, ये जितने भी चीज़ें हैं ना वो सब क्या है, एक ही तरह के एटम से मिलकर बने हुए हैं। जो आपके पीरियोडिक टेबल में जो अलग अलग नाम जो आपको नज़र आ रहे हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ठीक, मैग्नीशियम करके, तो ये सब क्या है, एलिमेंट्स है। क्यों? क्योंकि अगर H10 अगर हाइड्रोजन की इस तरह ना, अगर हाइड्रोजन की 10 इस तरह के एटम्स को ज्वाइन करेंगे तो यकीनी बात है वो हाइड्रोजन ही रहेंगे, और ये जो ग्रुप है इसे कहा जाता है एलिमेंट्स। समझ गए? तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एलिमेंट्स का मतलब एक ही तरह के जो एटम है उससे मिलकर कोई भी चीज़ बना हो तो उसे एलिमेंट्स कहा जाता है। समझ गए? और अगर इसी तरह दो या दो से ज़्यादा इसी तरह एक ही तरह के जो चीज़ जो एटम है ना, अगर वो मिलेंगे तो इसके लिए एक और नाम भी दिया जाता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसका मतलब क्या है, दोनों ग्रुप की शक्ल में दो मिल के ग्रुप बन चुके हैं, तो ये H2 है ना, तो ये H2 क्या है, एक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, इसके लिए एक अलग नाम दिया जाता है। और इसी तरह ऑक्सीजन के लिए अगर मैं 3 ऑक्सीजन इस तरह से इकट्ठे करूँ 4, 5 करके, तो ये जो ग्रुप है इसे हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल्स कहेंगे। ठीक, तो आपने ये भी याद रखना है कि दो या दो से ज़्यादा अगर एक ज्वाइन हो तो उसे कहा जाता है, यकीनी बात है, मॉलिक्यूल्स। और इसी तरह कोई भी चीज़ जो मिलकर बने हुए हो सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम से, वो होते हैं आपके पास एलिमेंट्स। समझ गए? तो ये 3 डिफरेंस चीज़ें आपने याद रखना है। इसके बाद एलिमेंट्स के कुछ चीज़ें हम समझते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे लिखा है HOCl Na लिखा है ना, तो ये जो शार्ट फॉर्म है वो किस तरह से लिखा हुआ है, तो अक्सर जो एलिमेंट्स है उसके लिए शार्ट फॉर्म किस तरह से लिखा जाता है, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसका पहला लेटर, जैसे कि हाइड्रोजन के लिए H हमने लिखा ना, ऑक्सीजन के लिए O लिखा ना, तो ये पहला लेटर से ही शो करते हैं अक्सर जो एलिमेंट्स है वो। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जिसके लिए अगर मैं कहूँ तो कार्बन के लिए C ही लिखा जाता है ना, तो इसी तरह क्लोरीन के लिए दोबारा हम C नहीं लिख सकते, तो इसके लिए 2 लेटर्स इस तरह जोड़ के ना हम सिंबल यूज़ करते हैं एलिमेंट्स के लिए। और इसी तरह अगर हम देखेंगे तो कुछ ऐसे हैं जैसे कि नाइट्रोजन है, सोडियम वगैरह है, बाकी जो कुछ चीज़ें हैं, तो उसमें अगर हम देखेंगे तो सोडियम के लिए दोबारा इन तो हम नहीं देख सकते, तो उसके लिए जो लैटिन वर्ड है, लातिनी जो पहले ज़माने में एक ज़बान था जिस तरह हमारा उर्दू इंग्लिश है ना, तो उसके जो लैंग्वेज है वहाँ से जो पहला लफ्ज़ है, लफ्ज़ का पहला जो लेटर है वहाँ से लिया हुआ है Na करके, तो ये बनेंगे आपके पास सोडियम। समझ गए? तो इस सोडियम के लिए जो Na नाम से पहला Na लिया हुआ है, तो इस तरह 3 तरह से आप सिंबल यूज़ करेंगे, या तो पहला लेटर ही यूज़ करेंगे या 2 लेटर यूज़ करेंगे। अगर ये पहले आ चुके हो ना, जैसे कि कार्बन के लिए पहले आ चुका था, इसके लिए क्लोरीन लिखा था, इसी तरह सोडियम के लिए भी आ चुके हैं, तो उसके लिए पहला Na इस तरह से शो किया जाता है सिंबल। समझ गए? तो आपने ये चीज़ याद रखना है। तो टोटली इसके तकरीबन 118 एलिमेंट्स है, ये भी आप जानते ही होंगे। तो अब तक जो है हमारे पास 118 एलिमेंट्स मौजूद है। ठीक, तो ये जो 118 एलिमेंट्स है ना आपके पास, तो इनको भी 2 ग्रुप में ग्रुपबंदी किया हुआ है। एक को कहा जाता है आपके पास मेटल, और दूसरा है आपके पास नॉन मेटल या नॉन मेटेलिक फॉर्म भी कह सकते हैं आप। तो पहला है आपके पास मेटल्स और दूसरा है आपके पास नॉन मेटल्स। समझ गए? तो ये 2 क्लासिफाइड किया हुआ है एलिमेंट्स को, तो इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। तो ये जो मेटल्स है इसको 2 ग्रोह में 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। तो आपके जो पीरियोडिक टेबल में है ना, उसमें अगर आपने देखना हो तो ये जो एरिया है ये नॉन मेटल्स और ये मेटल्स एरिया, तो इनको यहाँ पे रखा हुआ है और इनको यहाँ पे, तो ये भी आप समझ सकते हैं। तो ये किस तरह से आप पहचान सकते हैं इसको कि मेटल्स है या नॉन मेटल्स है, तो इसके लिए अगर मैं कहूँ तो आप आयरन को ही लीजिएगा, लोहा को, या लोहे को आप एक टुकड़ा
जहन में रख के, और यहाँ पे इसके लिए आप वुड के एक टुकड़े को आप जहन में रख के इसके प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक, ये होते नहीं है, ये भी याद रखना है। सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए ये लिख रहा हूँ, आपने इसको नहीं लिखना है, ना कि ये समझना है कि ये नॉन मेटल्स है और ये मेटल्स, समझ गए। तो मेटल्स किस तरह के जो है उसके प्रॉपर्टीज़ किस तरह से होंगे, उसमें आप देख सकते हैं कि जो मेटल्स है ना, धात है, वो बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, सॉलिड होते हैं, यकीनी बात है, शाइनी होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, है ना। तो ये जो इसको जहन में अगर आप रखेंगे तो यकीनी बात है ये सॉलिड होते हैं, शाइनी होते हैं, और इसके बाद बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। और इसके बाद ये जो है यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकते हैं, मतलब बिजली, अगर आप जो करंट है ना वो अगर आप यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने हो तो यकीनन हम आयरन को यूज़ करते हैं, वुड के थ्रू वो नहीं जाते। ठीक, और बाकी बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक वगैरह के थ्रू वो नहीं जाते। तो ये आपने याद रखना है, ये करंट को पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो है ना, ये हम खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हीट को जल्दी से वो लेते हैं, लेने के बाद आगे ट्रांसफ़र भी करते हैं, तो इसे कहा जाता है कंडक्ट। तो कंडक्ट हीट ये है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको मेटल्स कहा जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो आयरन है ये मेल्ट करने के लिए, मतलब इसको पिघलने के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होंगे ना, तब जाके ये पिघलेंगे, हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होंगे। तो ये जो कुछ खुसूसियात हैं मेटल्स में, इनको आपने याद रखना है। और इसका बिल्कुल बरअक्स उलट जो है वो होते हैं नॉन मेटल में, जैसे कि सॉलिड के लिए यकीनी बात है उसके उलट होंगे, शाइनी नहीं होंगे, स्ट्रॉन्ग भी नहीं होंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होंगे। और अगर हम देखेंगे तो जो हीट है ना वो कंडक्ट नहीं करेंगे, यकीनी बात है बहुत कम होंगे उसका रेशियो। जैसे कि यहाँ अगर आप आग जलाएंगे तो उसका हीट जो है ना यहाँ से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते टाइम लगेंगे, बनिस्बत एक लोहे के अगर आप एक तार लेंगे या एक राड लेंगे तो यकीनी बात है आप गर्म करेंगे इस एरिया को, तो वो जल्दी से आगे ट्रांसफ़र होकर इस पूरे एरिया को गर्म करेंगे। और अगर इसमें वुड में देखेंगे तो ये इतना टाइम जल्दी से यहाँ हीट ट्रांसफ़र नहीं होंगे। तो ये होते हैं कंडक्ट का मतलब, कंडक्ट हीट है। तो ये यकीनी बात है कंडक्ट हीट जो है ना वो उसका स्लो होंगे, कम होंगे। और हम इसको अगर आपने मेल्ट करनी हो तो टेम्परेचर कम हो तो यकीनी बात है वो मेल्ट होंगे। जैसे कि प्लास्टिक को ही ले लें या आयरन को ले लें तो आप देखेंगे कि आयरन के लिए टाइम लगेंगे यकीनन, और हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होंगे। इसी तरह प्लास्टिक जल्दी से वो पिघलेंगे, यकीनन कम टेम्परेचर हो तो भी वो पिघल के ना ख़त्म हो सकते हैं। ठीक, तो ये बिल्कुल इसका बरअक्स है, ये आपने याद रखना है। एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो कुछ इस तरह से होती है, उसकी खुसूसियात ये है, समझ गए। तो इसके एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं, बहुत कुछ दिया हुआ है। तो यकीनन आपने अगर ये 3 चीज़ें समझा है, पहली चीज़ एटम वो जो कि स्मॉलेस्ट पार्ट है उसके ज्वाइन से ही बाकी चीज़ें बनते हैं। ज्वाइन का मतलब एलिमेंट्स के लिए यकीनी बात है एक ही तरह के एटम होना चाहिए, और मॉलिक्यूल्स के लिए 2 या 2 से ज़्यादा अगर एटम्स इस तरह जुड़ जाएंगे, इकट्ठे होंगे तो मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, मतलब ग्रुप ऑफ एटम को मॉलिक्यूल कहा जाता है, यही है ना। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपने देखा सिर्फ एक ही तरह के एटम्स थे, यहाँ पे भी एक ही तरह के थे, लेकिन ये ग्रुप की शक्ल में उसे मॉलिक्यूल्स का नाम दिया गया था। ये कुछ चीज़ें बन रहे थे, नई नई चीज़ें, तो इसे कहा जाता है एलिमेंट्स। तो यहाँ पे ना एक तीसरी चीज़ जो आपने समझना है, अगर सिर्फ एक ही तरह के एटम्स ना हो, जैसे कि अगर हम वाटर को देखेंगे तो वाटर के लिए पानी जो यकीनन 2 एटम्स से मिल के बने हुए हैं, 2 एटम्स अगर ज्वाइन होंगे ना, 2 अलग तरह के एटम्स ज्वाइन होंगे तो तब जाके वो पानी बनते हैं। सिर्फ हाइड्रोजन से ही, सिर्फ ऑक्सीजन से ही, सिर्फ क्लोरीन सोडियम से ही वो पानी नहीं बनेंगे। तो पानी बनने के लिए आपको 2 तरह के एटम चाहिए होंगे, एक है आपके पास हाइड्रोजन और दूसरा है आपके पास ऑक्सीजन। अब कितना कितना एटम्स चाहिए होंगे, तो हाइड्रोजन के इस तरह के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 1 एटम्स जब मिलेंगे तो हमारे पास जो नई शक्ल, नई चीज़ हमारे
पास मिलेंगे या होंगे वो होंगे आपके पास वाटर, समझ गए। तो अगर कोई भी चीज़ जो दो या दो से ज़्यादा जो अलग अलग किस्म के एटम्स है उससे मिलकर कोई चीज़ बनते हो तो वो जो चीज़ है उसे कहा जाता है कंपाउंड, समझ गए। तो यकीनन आपने समझा होगा कंपाउंड्स का मतलब क्या है, दो या दो से ज़्यादा जो एटम्स है वो मिलकर एक नई चीज़ बनते हैं या बनाते हैं। तो उसके लिए यकीनी बात है कोई कुछ अमल दखल होंगे बाहर से या डायरेक्ट भी कुछ हीट वगैरह कुछ ठंडा करने के बाद ही आपको कुछ मिलेंगे। जो अमल दखल है वो भी हम सीखेंगे आइए, लेकिन आपने याद रखना है दो या दो से ज़्यादा एटम्स जब मिलके एक नई चीज़ बनाते हो तो उसे कहा जाता है आपके पास कंपाउंड, समझ गए। तो कंपाउंड्स को मज़ीद देखते हैं। तो हमने देखा कि कंपाउंड्स का मतलब दो या दो से ज़्यादा अगर एटम्स मिलके कोई चीज़ नई चीज़ बनाते हो तो उसे कहा जाता है कंपाउंड्स। तो इसमें हमने देखा जो पानी आपके पास है वो किस एटम से, किन दो एटम से मिलकर बने हुए हैं, हाइड्रोजन की दो और ऑक्सीजन के एक एटम जब मिलते हैं इकट्ठे होते हैं तो हमें जो नई चीज़ मिलते हैं वो है आपके पास वाटर, समझ गए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इसे कहा जाता है कंपाउंड। और इसी तरह आपके बुक में कुछ और भी दिया हुआ था, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ था। तो कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन और ऑक्सीजन जब एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे के साथ इकट्ठे जब इस तरह, तो उसके कुछ अमल होते हैं वो हम आगे सीखेंगे। तो कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो यकीनी बात है वो कार्बन की एक और ऑक्सीजन की दो एटम जब ज्वाइन होंगे तो उससे हमें जो नई चीज़ मिलते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, समझ गए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आपने बाकी चीज़ें आप समझ सकते हो, जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाएंगे, सोडियम क्लोरीन के लिए सोडियम क्लोराइड मिल जाएंगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन अगर हो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन तो यकीनी बात है डाईहाइड्राइड मोनोऑक्साइड आपके पास एक नया रीजन मिलेंगे। और इसी तरह बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिसको अगर हम देखेंगे तो दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलकर बने हुए हैं तो हमारे पास नई चीज़ें मिलते हैं। तो इस जो नई चीज़ें बनते हैं ना, ये जो अमल है इसे कहा जाता है कंपाउंड। ये जो चीज़ है इसे कंपाउंड्स कहा जाता है, तो आपने ये याद रखना है, ठीक। तो ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इसके यूजेस भी आपके बुक में था, तो इन दोनों को आपने समझना है। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के कुछ जो चीज़ें हैं वो आपके पास दिया हुआ है। तो इसमें H2O दिया हुआ है, ये तो हमने अभी सीखा। इसी तरह एलिमेंट्स में जो कार्बन है ना, अगर हम उसमें देखेंगे C, जिसे आमतौर पर C ही लिखा जाता है, तो कार्बन हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ये फ्यूल में हम इस्तेमाल करते हैं, ऑयल वगैरह में, और प्लास्टिक में वो हम इस्तेमाल करते हैं, इसे पेंट में हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो आपके क्लास में आपकी जो पेंसिल है ना हाथ में, उसके जो ये वाला जो हिस्सा है उसे अगर आप देखेंगे तो वो किस चीज़ से बने हुए हैं, कार्बन से मिलकर बने हुए हैं, ठीक। तो वो कार्बन है और वो हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यही है ना। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह हाइड्रोजन को अगर आप देखेंगे तो यकीनी बात है हाइड्रोजन कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये फर्टिलाइजर के लिए, फर्टिलाइज़र्स कहा जाता है, रॉकेट के जो फ्यूल्स है वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह नाइट्रोजन, ये भी एक एलिमेंट है ना जिसे N से शो किया जाता है, तो ये आमतौर पर हम खुराक में यूज़ करते हैं, दोबारा फर्टिलाइज़र्स में हम यूज़ करते हैं, एंड और बहुत से जगहों पे हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। और इसी तरह अगर हम एल्युमिनियम की बात करें तो जो आपको बड़े बड़े बिल्डिंग्स में जो लगे शीशे आपको नज़र आ रहे हैं, जो हीट को एब्जॉर्ब करके आगे ट्रांसफ़र नहीं करते, ठीक, तो ये क्या है आपके पास एल्युमिनियम है। तो ये हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, बड़े बिल्डिंग्स वगैरह में हम इस्तेमाल करते हैं इसको। और इसके बाद अगर हम कंपाउंड्स के जो यूजेस है उसको अगर आप देखेंगे तो वाटर, तो वाटर डायरेक्ट आप बता सकते हो कि वाटर हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में। हम इसे पीने के लिए, दोहने के लिए, यकीनी बात है किसी भी चीज़ को साफ़ करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह अगर हम देखेंगे तो जो साल्ट है NaCl, ठीक,
तो पोटेशियम और क्लोरीन ये दोनों मिलके बनते हैं। जो आपके पास साल्ट, टेबल साल्ट जो नमक है ना वो, तो उसको अगर आप देखेंगे तो यकीनी बात है ये हम खानों में इस्तेमाल करते हैं, उसका जायका आप जानते ही है, तो ये हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह शुगर जो है वो भी यकीनी बात है वो किस तरह से बने हुए हैं, उसका जो अगर फार्मूला में इस तरह से लिखूँ तो इसका जो फार्मूला बनेंगे वो है C12H22 और O11 है ना, सीक्वेंस वाला नंबर। तो 22, 11, 12 ये आपने याद रखना है, C12, H12 और O11। तो ये हम इस्तेमाल करते हैं घरों में, जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों में हम इसे इस्तेमाल करते हैं। समझ गए? तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको आपने अच्छी तरह से जहन में रखना है। तो यकीनन आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर समझ में आए हैं तो कम से कम एक प्यारा सा लफ्ज़ ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा अगले वीडियो जो कि MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस का आपके पास लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। ठीक, तो उस वक़्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।